Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Renu. So आज हम अपनी वीडियोस में HRM टॉपिक सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो आज उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ कॉम्पेंसेशन एंड इंसेंटिव्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज जो इंसेंटिव टॉपिक है उसके मेथड्स हो गए, राइट? हेल्सले प्लान, रोवन प्लान, सो FW डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान. सो ऐसे जो भी मतलब ये इनके प्लान्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं. सो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वेदर कि आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको थ्रेटिकल जो BCom MCom के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थ्रेटिकल वे में भी इम्पॉर्टेंट है रेदर देन कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव वे में बात करूँ. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज कॉम्पेंसेशन? कॉम्पेंसेशन क्या होता है? कहते इन अ लेमैन लैंग्वेज की बात करें, द वर्ड कॉम्पेंसेशन मीन समथिंग सच एज मनी गिवन और रिसीव्ड एज पेमेंट फॉर सर्विस. कि हमने किसी सर्विस के लिए किसी ने हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करी, सो रेदर देन उनको हमने क्या किया, इन रिटर्न कुछ पेमेंट करी, राइट? समथिंग मीन्स कुछ भी, सच एज मनी, कोई गिफ्ट दिया हमने, मनी दी, राइट? द वर्ड कॉम्पेंसेशन में बी डिफाइंड एज मनी रिसीव्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, राइट? Plus the many kinds of benefits and services that organization provides their employees. कि जो भी आपने कोई काम किया है उसके लिए हम उनको मनी की फॉर्म में पे करते हैं और जो भी बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ known as compensation. It refers to the wide range of financial and non-financial rewards to the employee for their service rendered to the organization, right? कि यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ जाती है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी आ जाते हैं, एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी आ जाते हैं. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, कोई स्पेशल अलाउंस एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच एज कोई हम उनको पेड वैकेशन दे रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं, मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड की जाती हैं प्रेग्नेंट वीमेंस को, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स. सो दीज आर कॉम्पेंसेशन in the form of these facilities. According to Wendell French, compensation is a comprehensive term, right? Compensation एक comprehensive term है which includes wages, salaries and other allowance and benefits. Clear? Now what are the objectives of compensation planning? कि compensation planning क्यों ज़रूरी है and उसके behind क्या objectives होते हैं एक organization के. फर्स्ट वन इज़ टू अट्रैक्ट मैन पावर इन अ कम्पिटिटिव मार्केट, राइट? कि एम्प्लॉयज़ को, फ्रेशर्स को, कैंडिडेट्स को हमने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है. टू कंट्रोल वेजेस एंड सैलरीज एंड लेबर कॉस्ट बाय डिटरमाइनिंग रेट चेंज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीमेंट, राइट? कि हमने वेजेस एंड सैलरी और जो भी हमारी लेबर कॉस्ट है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है. कैसे कंट्रोल करना है कि जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है एंड कोई भी उनकी अगर इंक्रीमेंट की फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करना, डिटरमाइन करना. To maintain satisfaction of employees by exhibiting that remuneration is fair, adequate and equitable, right? कि satisfaction employees को provide करना rather than कि जो remuneration उनको बताना कि जो remuneration उनको पे किया जा रहा है is fair, adequate and equitable, equity में पे किया जा रहा है, right? To induce and improve performance, money is an effective motivator, राइट? कि अगर हमने एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है सो मनी हमारे लिए क्या होगा, एक इफेक्टिव मोटिवेटर होगा, राइट? सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पेंसेशन प्लानिंग. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ compensation planning to employees? Employees are paid according to the requirement of their jobs, that is highly skilled jobs are paid more compensation than low skilled job. This eliminates inequalities, right? कि जैसी हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाए, कॉम्पेंसेशन पे किया जाए. कि लाइक जो हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं उनको ज़्यादा पे किया जाए रेदर देन कि लो स्किल्ड जॉब्स.
द चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म आर मिनिमाइज्ड। फेवरेटिज्म अगर एम्प्लॉयज फॉर एग्जांपल कि किसी मैनेजर का कोई जो कैंडिडेट है वो फेवरेट है, सो ये चीज़ क्या हो जाती है, मिनिमाइज की जाती है, बिकॉज उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कॉम्पेंसेट किया जा रहा है। Job sequence and lines of promotion are established whenever they are applicable, right? Job sequence और जो भी उनकी promotion की methods हैं उनको क्या किया जाता है, establish किया जाता है। Employees morale and motivation are increased because of the sound compensation structure, कि अगर हमारा compensation structure जो है वो effective होगा, sound होगा, इक्विटेबल होगा, सो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल एंड मोटिवेशन भी क्या होगा, बूस्ट होगा। क्लियर? नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयर्स? अब एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट है, they can systematically plan for and control the turnover in the organization, right? अपने एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उन्हें लग रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं, हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करना चाहते, सो हम क्या करेंगे, अगर हमारी कॉम्पनसेशन प्लानिंग अच्छी होगी, अगर एक साउंड प्लान हमने बनाया होगा ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनकी कॉम्पनसेशन वेजेस, उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट कि वो अपने टर्नओवर को कंट्रोल कर सकें। A sound compensation structure reduces the likelihood of friction and grievances over remuneration, कि जो भी उनकी grievances वगैरह हैं उनको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। It enhance an employee morale and motivation because adequate and fairly administrative incentives are basis to his wants and needs, राइट? कि उनका जो एम्प्लॉयज़ का मोरल एंड मोटिवेशन है उनको भी इन्हेंस किया जाए, बिकॉज उनको बोला जाएगा कि उनको बताया जाएगा कि जो भी उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जा रहे हैं उनके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही पे किए जा रहे हैं। इट अट्रैक्ट्स क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ बाय इंश्योरिंग एन एडिक्वेट पेमेंट फॉर ऑल जॉब्स, राइट? कि क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पेंसेशन प्लानिंग, की जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पेंसेशन प्लानिंग एक साउंड प्लान बनाने की कोशिश करती है, सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करने ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट वन इज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। Whatever the organization produces as commodity, they desire services and it must pay a price that of workers acting in concert, right? कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करती है उनको क्या चाहिए, सर्विसेज चाहिए, राइट? और जिसके लिए वो क्या करेंगी, उनको पे करेंगी, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को। If more the work labor is required, such as war time, prosperity, so there will be tendency to increase the competition, right? कि जब हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, रेदर देन कि वेयर एज द सिचुएशन व्हेन एनीथिंग वर्क्स टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर सच एज रिस्ट्रिक्शन बाय अ पर्टिकुलर अबाउट यूनियन, देयर विल बी टेंडेंसी टू इंक्रीज द कंपटीशन, राइट? कि जहाँ पे क्या होगा, अगर लेबर की सप्लाई कम होगी सो उसकी वजह से भी इंक्रीज हो सकता है कंपटीशन, अगर डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वजह से भी कंपटीशन इंक्रीज होगा, और अगर हमारी जो सप्लाई है लेबर की कम होगी और हमारी डिमांड ज़्यादा है तो भी कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एबिलिटी टू पे। Labor unions has often demanded an increase in compensation on the basis that the firm is prosperous and able to pay, right? कि जो लेबर यूनियंस होती हैं वो क्या करती हैं, अगर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकती है, उनमें एबिलिटी है कि वो ज़्यादा पे करे वर्कर्स को, सो वो क्या करते हैं, उनसे नेगोशिएशन की डिमांड करते हैं, राइट? कि वो कहते हैं कि हमारी सैलरीज, हमारी वेजेस क्या होने चाहिए, शुड बी इंक्रीज्ड। Next one is management philosophy. Management desires to maintain or improve morale, attract high caliber employees, reduce turnover and improve employee standard of living, also affect wages, as does the relative importance of a given position to a firm, right? कि मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी है कि हमने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल इम्प्रूव करना है,
हाई कैलिबर एम्प्लॉयज़ को, प्रोफेशनल कैंडिडेट्स को क्या करना है, फ्रेशर्स को अट्रैक्ट करना है, अपने टर्नओवर को रिड्यूस करना है। सो जो भी मैनेजमेंट की फिलॉसफी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो कॉम्पेंसेशन प्लान होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ जाता है लेजिस्लेशन, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज। Legislation plays a vital role in determining internal organization practices. Various acts are prescribed by government of country for wage hours laws, right? वो क्या करते हैं, एक मिनिमम लिमिट सेट करते हैं और मिनिमम वेजेस टू बी पेड की जितना की मिनिमम वेज तो उनका होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एंड मैक्सिमम आवर्स टू बी वर्कड, कि हम एक लेबर से मैक्सिमम कितने आवर्स काम करवा सकते हैं। In India, Minimum Wages Act 1948 reflecting the wage policy for an organization and fixation of minimum rates of wages to workers in sweated industries. Sweated industries means कि जहाँ पे लेबर वाला काम होता है, वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस एक्ट है हमारा 1948, वो क्या करता है, मिनिमम वेज रेट फिक्स किए जाते हैं वहाँ पे। इन 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इस्टेब्लिश किया गया, विच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन और जेंडर, राइट। कि जो हमारा 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है वो क्या बताता है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन पहले वर्कर्स के साथ होती थी ऑन द बेसिस ऑफ उनके रिलीजन, रीजन, जेंडर, राइट, क्वालिफिकेशन, सो वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिस पे नहीं की जाएगी, राइट। सो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि कॉम्पेंसेशन प्लानिंग में कंसीडर करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है वेरियस मोड्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, कि कॉम्पेंसेशन किन मोड्स में कंसीडर की जाती है, किस वे में एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, रेदर इन द फॉर्म ऑफ मनी, सर्विसेज, फैसिलिटीज, एकोमोडेशन, राइट। So various modes of compensation are, first one is wages and salary. Wages represent करते हैं hourly rates of pay and salary represent की जाती है monthly rate of pay, right? कि जो wages हैं वो hourly basis पे पे किए जाते हैं and जो salary होती है हमारी वो monthly basis पे पे की जाती है, right? They differ from employee to employee and depend upon the nature of job, सीनियोरिटी एंड मेरिट, राइट। कि जो भी रेट्स होते हैं, जो भी सैलरी है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफर करती है रेदर देन, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कि नेचर कैसी है जॉब की। अगर कोई हाईली स्किल्ड जॉब है सो उसके लिए उनको ज़्यादा पे किया जाना चाहिए रेदर देन कि कोई बहुत ज़्यादा ईजी काम है, कोई लो स्किल्ड वर्कर है, उनको क्या किया जाना चाहिए, कम पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंसेंटिव्स। These are also known as payment by results. These are paid in addition to wages and salary. जो भी incentives होते हैं वो wages and salary के addition में पे किए जाते हैं। Incentive depend करते हैं upon productivity, sales, profit and cost reduction efforts, right? Incentive schemes are of two types. जो incentive schemes हैं वो हमारी two types में होती है। First one is individual incentive scheme and group incentive schemes. Individual incentive स्कीम्स जो कि पर पर्सन के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, राइट। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स आ जाती हैं कि जहाँ पे जो ग्रुप टीम वर्क में काम करते हैं उनको कैसे इंसेंटिव पे किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक कोई इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी होगी, मेडिकल केयर होगी, राइट। These are given to the employees in the form of benefits such as provident fund, gratuity, medical care, hospitalization, accident relief, health care, insurance, canteen, uniform. So ये क्या होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। They include challenging job responsibilities, recognition of merit, growth prospects, competent supervision, comfortable working condition, job sharing, flexible time, right? So ये कुछ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। कि जहाँ पे उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, राइट। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ
हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स आर मॉनिटरी बेनिफिट्स पेड टू द वर्कमैन इन ल्यू ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, राइट? कि कोई भी एम्प्लॉई जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उनको क्या किया जाता है, इन एडिशन टू हिज सैलरी सम इंसेंटिव्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। Incentives vary from individual to individual and from period to period for the same individual। एक ही इंडिविजुअल के लिए जो incentives हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, right? They are universal and paid in every sector। It works as a motivational force to work for their performance as incentive forms a total part remuneration, right? कि ये क्या है, एक उनको मोटिवेशन करने का एक क्या है, अटेम्प्ट है, राइट? The advantage of incentive payment are reduced supervision, better utilization of equipment, reduced scrap, reduced lost time, reduced absenteeism and turnover, and increased output, right? According to Burek and Smith, an incentive scheme is a plan or program टू मोटिवेट इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑन परफॉर्मेंस, राइट? एक ऐसा प्लान है जो इंसेंटिव स्कीम है हमारी और प्रोग्राम है कि हमने इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस को क्या करना है, मोटिवेट करना है। एंड इंडिविजुअल प्रोग्राम इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिल्ट ऑन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स, राइट? बट ऑल्सो मे इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस, कि जहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो मॉनिटरी रिवॉर्ड्स में की फॉर्म में भी होती है एज वेल एज नॉन मॉनिटरी फॉर्म में भी होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स, की इंसेंटिव्स किस किस काइंड में पे किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स, सेकंड आ जाते हैं हमारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एंड थर्ड आ जाते हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव्स, राइट? सो स्टार्ट करें। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स। अकॉर्डिंग टू एलजी मैगिन्सन क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स आर द एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन पेड टू एन इंडिविजुअल फॉर ऑल प्रोडक्शन ओवर ए स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड विच स्टेम्स फ्रॉम हिज एक्सरसाइज ऑफ मोर देन नॉर्मल स्किल effort or concentration when accomplished in a predetermined way involving standard tools, facilities and materials, right? वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल इंसेंटिव्स वो एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन होती हैं कि जो एक इंडिविजुअल को कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स के लिए पे किए जाते हैं, राइट? मोर देन हिज नॉर्मल स्किल, एफर्ट और कॉन्सेंट्रेशन। Individual performance is measured to calculate incentive, whereas organizational or group incentive involve cooperation among employees, management and union and purport to accomplish broader objectives such as कि हमने ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिडक्शन, लेबर रिडक्शन करनी है, मटेरियल एंड सप्लाई कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को स्ट्रेंथन करना है, राइट? सो दीज आर द बेसिक individual and organizational incentives. Now individual incentive scheme is of two types। जो individual incentive scheme है वो हमारी टू टाइप्स में आ जाती है। फर्स्ट आ जाता है हमारा टाइम बेस्ड सिस्टम, जहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग कि कोई पर्सन टाइम कितने टाइम काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पे किया जाए। एंड सेकंड आ जाता है हमारे प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाए, राइट? टाइम बेस्ड सिस्टम में आ जाते हैं हमारे हेल्सले प्लान, रोवन प्लान, इमर्जन प्लान एंड बिडियोक्स प्लान। एंड प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम में आ जाता है हमारा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, राइट? नेक्स्ट हमारे ग्रुप इंसेंटिव सिस्टम में आ जाता है स्केलन प्लान, प्रीस्टमैन प्लान, कॉप पार्टनरशिप प्लान एंड प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर? ये हमारे टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। इंडिविजुअल इंसेंटिव सिस्टम जिसमें आ जाते हैं हमारे टाइम बेस्ड, हेल्सले प्लान, रोवन प्लान, इमर्जन प्लान एंड बिडियोक्स प्लान। एंड सेकंड आ जाते हैं हमारे प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान। जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा हेल्सले प्लान।
हेल्सले प्लान क्या कहता है? अंडर दिस प्लान अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड इन एडवांस फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क, राइट। इस प्लान के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड टाइम क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है पहले से ही एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। बोनस इज रिवॉर्डेड टू द वर्कर हु परफॉर्म हिज वर्क इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम एंड पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम वेज सिस्टम फॉर द सेव्ड टाइम, राइट। कि बोनस तब दिया जाएगा जब वर्कर अपने स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम खत्म करेगा, एंड उसको वेजेस किसके अकॉर्डिंग पे किए जाएंगे कि उसने कितना टाइम अपना सेव किया, राइट। द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर, वेजेस फॉर द एक्चुअल टाइम कि उसने कितना एक्चुअल टाइम पे काम किया, प्लस बोनस। नाउ बोनस कैसे होगा? 33.5% ऑफ द टाइम सेव्ड, यानी स्टैंडर्ड टाइम सेट ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, और 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। फॉर एग्जाम्पल, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब, टाइम कितना है हमारा स्टैंडर्ड टाइम 20 आवर्स, एक्चुअल टाइम उसने कितना लिया 15 आवर्स, आर्ली रेट कितना है 1.5 रुपीज। सो हम अकॉर्डिंग टू हेल्सले प्लान हमारा फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इनटू रेट प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2 इनटू रेट, राइट। सो हमारा टाइम एक्चुअल टाइम कितना था, कितने में किया उसने 15, रेट कितना है 1.5 प्लस स्टैंडर्ड टाइम हमारा 20, एक्चुअल टाइम 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5, राइट। सो हमारा आंसर आ जाएगा 26.25 रुपीज। इन दिस इक्वेशन 3.75 रुपीज आर इंसेंटिव्स फॉर सेविंग 5 आवर्स, कि जो उसने 5 आवर्स सेव किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको 3.75 रुपीज क्या किया जाएगा एज इंसेंटिव, एज बोनस पे किया जाएगा। दिस इज हेल्सले प्लान। क्लियर? What are the merits of Helsley plan? Helsley plan guarantees minimum wages to all the workers which creates a sense of security, right? कि जो minimum wages हैं वो तो every worker को पे करने हैं, कि चाहे वो standard time में काम कर सकता है इधर नहीं कर सकता। The wages of time saved are divided between the employer and employee, thus this plan benefits the employer also। कि जो भी wages एक टाइम सेव के वो किस में डिवाइड किए जा रहे हैं, वो ऐसे तो है नहीं कि एम्प्लॉय को ही, एम्प्लॉय ने टाइम सेव किया उसी को पे किए जा रहे हैं, नो। इसमें इसको डिवाइड किया जा रहा है बिटवीन एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, कि दोनों का बेनिफिट होगा। यहाँ पे पूरा बेनिफिट एम्प्लॉय का नहीं है, एम्प्लॉयर का भी है। दिस प्लान इज सिंपल टू इंट्रोड्यूस एंड ईजिली अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स, राइट। कि वो अपनी कैलकुलेशंस कैसे ईजिली कर सकते हैं। वर्कर्स कैन यूटिलाइज देयर सेव्ड टाइम इन डूइंग अदर जॉब्स एंड अर्न मोर, राइट। कि वो अपना टाइम को सेव कर सकते हैं एंड दूसरे काम कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ हेल्सले प्लान? डिफिकल्टी अराइजेज इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, कि एक स्टैंडर्ड टाइम जो फिक्स करना है वो हमें सेव करना सेट करना मुश्किल है। क्वालिटी ऑफ गुड्स सफ़र करती है बिकॉज जो वर्कर्स हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि हमने अपने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम अपना ख़त्म करना है। मोर सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज वर्कर्स को क्या होती है, जल्दी होती है अपना काम ख़त्म करने की विद इन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रोवन प्लान। दिस प्लान वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स रोवन इन 1898। In this plan also a standard time and rate per hour are fixed, right? एक standard time और जो rate per hour है, 1 घंटे का rate वो fix होता है। This plan differs from Helsley plan only in respect of determination of the bonus, right? बाकी सारा कुछ Helsley plan का ही है, but जो bonus वहाँ पे जो 33% हमारा employee को pay किया जाता था, right? कि जितना भी वो time save करते थे, यहाँ पे bonus कैसे से measure किया जाता है? The bonus is calculated on the basis of the proportion which the time saved bears to the standard time, right? कि टाइम कितना सेव किया है हमने स्टैंडर्ड टाइम से,
सो ये हम उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, राइट, कि कितना हमने पिछली एग्जांपल में हमने टाइम सेव किया था 5 आवर्स, वेट, पिछले एग्जांपल में टाइम सेव किया था हमने 5 आवर्स, हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या था 20 आवर्स, हमने एक्चुअल टाइम कितना लिया था 15 आवर्स, आर्ली रेट था हमारा 1.5। सो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होएगा, 5 + 4 × 15 × 1.5, सॉरी 1/4, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। What are the merits of Rowan plan? It guarantees minimum wages to workers, increase in production because it reduces overhead cost per unit, it enables the employees of the share in increase in the benefits of increased output, कि अगर वो output को ज़्यादा increase करेंगे तो उनको क्या होगा, benefits होंगे। There are also some demerits, ये आप लोग पढ़ लेना। Next आ जाता है हमारा emergence efficiency plan। अंडर दिस सिस्टम द वर्कर्स डेली वेज इज गारंटीड, राइट। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कहते हैं एक वर्कर्स का डेली वेज रेट क्या किया जाता था, फिक्स किया जाता था। स्टैंडर्ड टाइम स्टैब्लिश किया जाता था फॉर अ स्टैंडर्ड टास्क। देयर इज नो सडन राइज इन वेजेस ऑन अचीविंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, राइट, कि यहाँ पे वेजेस इंक्रीज नहीं किया जाते थे कि अगर उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती थी। द रेम्युनरेशन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी राइजेस ग्रेजुअली, कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती थी वैसे वैसे उनका रेम्युनरेशन बढ़ता रहता था। एफिशिएंसी इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर। जो एफिशिएंसी डिटरमाइन की जाती थी, कैसे की जाती थी, कि स्टैंडर्ड टाइम उस कितना फिक्स किया है और एक्चुअल टाइम वो कितना, एक्चुअल टाइम में कितना ले रहा है अपने काम को फिनिश करने के लिए। Thus, if standard time is 8 hours and actual time is 16 hours, his efficiency is 50%, right। जो standard time है हमारा वो 8 hours है, but वो actual कितना ले रहा है 16 hours, यानी कि डबल टाइम ले रहा है। so उसकी efficiency कैसे होगी 15%। he who finishes the task in 8 hours, अगर कोई पूरे स्टैंडर्ड टाइम में काम खत्म कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कैसे होगी 100% एफिशिएंसी। No bonus is paid to a worker unless he attains 67% of the efficiency, जहां पे उसको एक नॉमिनल बोनस रिसीव होगा, राइट, कि जब तक कोई किसी पर्सन की 67% एफिशिएंसी या उससे ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक कंपनी ओनली मिनिमम वेजेस क्या करती थी, वर्कर्स को प्रोवाइड करती थी। When he achieves 100% efficiency, the bonus comes to 20% of the guaranteed wage, right, कि जब उस कोई वर्कर 100% एफिशिएंसी अचीव कर लेता था, जो बोनस था वो क्या होता था, ग्रांटेड वेज जो मिनिमम वेजेस थे उसका 20% एक्स्ट्रा उसको पे किया जाता था। एट 120% एफिशिएंसी वर्कर्स 40% बोनस रिसीव करते थे एंड 140% एफिशिएंसी पे बोनस क्या हो जाता था 60% ऑफ द डे वेज, राइट। सो दिस इज इमरजेंस एफिशिएंसी प्लान, कि जहाँ पे जो बोनस है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता था कि वो स्टैंडर्ड टाइम में कितनी एफिशिएंटली अपना काम खत्म कर सकते हैं। क्लियर। ये हैं सब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इमरजेंट एफिशिएंसी प्लान, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिडिऑक्स प्लान। दिस प्लान वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स ई बिडिऑक्स इन 1911। इन दिस प्लान each minute of the allowed time is called Bidioc's point or 8 B's in short, right। सॉरी ये थोड़ा करेक्शन है, B's, राइट, कि यहाँ पे क्या होता था, एक ईच मिनट ऑफ द अलाउड टाइम, कि जितना भी अलाउड टाइम होता था यानी स्टैंडर्ड टाइम होता था उसके हर मिनट को बीज में कंसीडर किया जाता था। देयर आर 60 बीज इन 1 आवर्स, राइट, 60 मिनट्स होते थे 1 आवर में। सो यहाँ पे क्या होगा 60 बीज,
ईच जॉब हैज़ अ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बीज एंड आर्ली रेट इज डिटरमाइंड, राइट। हर जॉब के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम था वो फिक्स किया जाता था एंड आर्ली रेट डिटरमाइन किया जाता था। In addition to hourly rate, a worker receives a bonus calculated at 70% of the points earned in excess of 60 per hour, right? Multiplied by 1/60th of the worker's hourly rate. यहाँ से समझो, कंफ्यूज नहीं होना। इट प्रोवाइड्स, कहते कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ टाइम सेव्ड इज डिवाइडेड बोथ टू द वर्कर एंड हिज सुपरवाइजर, कि जितना भी वो टाइम सेव करता था, राइट, एक वर्कर को बोनस दिया जाता था, जितना भी उसने स्टैंडर्ड टाइम से अपना टाइम सेव किया उसका 3/4 पोर्शन एम्प्लॉयज को दिया जाता था एंड 1/4 पोर्शन जो था वो सुपरवाइजर को दिया जाता था। ए सुपरवाइजर ऑल्सो हेल्प्स अ वर्कर इन सेविंग हिज टाइम, सो उसका कुछ बेनिफिट कहाँ क्या सुपरवाइजर को भी मिलता था। यहाँ पे समझे कि वर्कर को बोनस मिलेगा एट 75%, मीन्स 3/4 ऑफ द पॉइंट्स अर्नड इन एक्सेस ऑफ 60 पर आवर, कि एक घंटे के बाद जितना भी उसने टाइम अपना सेव किया, जितने भी पॉइंट्स अर्न किए हैं, अगर मान लो उसने 5 मिनट काम किया, 15 मिनट एक्स्ट्रा काम किया एक आवर से, राइट, सो उसके 15 पॉइंट्स हो गए। सो 15 के 3/4 जो था वो 15/20 का 3/4 एम्प्लॉय को दिया जाता था एंड 15 का 1/4 सुपरवाइजर को प्रोवाइड किया जाता था। ये था बीडीओक्स प्लान। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्रोडक्शन बेस्ड प्लान। ये थे हमारे इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्रोडक्शन बेस्ड प्लान। ये थे हमारे टाइम वेज पे, जो टाइम के अकॉर्डिंग पे किया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के बेसिस पे हमें एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता था, इंसेंटिव पे किया जाता था। फर्स्ट आ जाता है हमारा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। FW टेलर ने ये मेथड, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने ये मेथड इवॉल्व किया था, राइट। FW टेलर, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इवॉल्व दिस सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। अंडर दिस सिस्टम देयर इज नो गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस, कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं किए जाते थे, राइट। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता था एंड स्टैंडर्ड वर्क, राइट, कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर एग्जांपल 15 आवर्स और स्टैंडर्ड वर्क लाइक 100 यूनिट्स, ये दोनों चीज़ें फिक्स की जाती थी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिस्टम इज दैट 2 रेट्स ऑफ वेज, 1 लोअर एंड 1 हायर आर फिक्स्ड, कि 2 वेज रेट फिक्स किए जाते थे। एक वो पर्सन कि जो स्टैंडर्ड टाइम में काम नहीं कर रहा उसको उस रेट पे किया जाएगा, एंड जो स्टैंडर्ड टाइम में काम कर रहा है और ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा हायर वेजेस रेट पे किया जाएगा। Those who fail in attaining the standard are paid at lower rate and those exceeding the standard उनको higher rate पे किया जाता था। मतलब कहने का मतलब है a severe penalty is imposed on the inefficient workers because they get the wages at lower rates. For example से समझो, the standard is fixed at 40 units per day, right, कि जैसे मैंने बताया 40 यूनिट्स यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, एंड जो पर रेट पीस है वो कितना है, 40 पैसा, राइट। एक पीस का 40p है जो काम खत्म नहीं कर सकते, एंड 50p उनके लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम कंप्लीट कर लिया। इफ वर्कर प्रोड्यूसेस 40 यूनिट्स और मोर इन अ डे, he will get the rate at 50 पैसा per unit, and if he produces 39 units he will get the 40 पैसा per unit of the total output, right, कि अगर वो 40 यूनिट्स या उससे ज़्यादा बना लेता था तो उसको 50 पैसे पे रेट पे किया जाएगा। अगर वो 39 या 40 यूनिट्स ही कंप्लीट करता था तो उसको 40 पैसा पर यूनिट पे दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेलर, कि जहाँ पे जिनकी एफिशिएंसी कम है उनको लो रेट पे वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी, एंड जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उनको हायर रेट पे वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। सो दिस इज टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान।
This system was developed by H.L. Gantz, a close associate of F.W. Taylor in 1901. Right? उन्होंने 1901 में कंसीडर किया था. Gantz is considered as one of the pioneers of scientific management. He modified Taylor's plan considerably. उन्होंने जो टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था उसी को ही उन्होंने मॉडिफाई किया था. मॉडिफाई कैसे किया था? अंडर दिस प्लान अ वर्कर्स वेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. A granted minimum wage on time rate which is usually an hourly rate. एक granted minimum wage होना चाहिए कहते जो कि hourly rate होना चाहिए. एक बोनस पे किया जाना चाहिए which is paid to the worker when output is equal to or more than the task. कि अगर कोई पर्सन पूरा जो स्टैंडर्ड हमारे यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स हैं फिक्स किए गए हैं उतना काम करता है या उससे ज़्यादा करता है उसको बोनस पे किया जाएगा. द बोनस इज ए परसेंटेज ऑफ द गारंटीड वेज. बोनस वेरीज फ्रॉम 20% to 50% ऑफ द गारंटीड वेज. राइट, बोनस पे किया जाएगा गारंटीड वेज का कुछ परसेंटेज. बोनस जो होता है वो बोनस जो वेरी करेगा वो 20% से लेके 50% तक का वेरी करेगा. दिस इज व्हाट अबाउट गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान. राइट, कि उन टेलर ने बोला था कि उन्होंने दो रेट्स फिक्स किए थे बट गैंट्स ने क्या बोला कि एक ही रेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए आर्ली रेट के अकॉर्डिंग और उनको बोनस दिया जाना चाहिए परसेंटेज ऑफ द गारंटीड वेज. उसी गारंटीड वेज का कुछ परसेंटेज एज अ बोनस उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए. राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स. फर्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग प्लान. ये थे हमारे प्रोडक्शन. नेक्स्ट है हमारे ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स. Employee profit sharing plans constitute one of the more glamorous forms of monetary compensation used in business. In 1897, the International Cooperative Congress defined employee profit sharing as an agreement freely entered into by which the employees receive a share fixed in advance of the profits. Right? प्रॉफिट शेयरिंग प्लान कहते क्या प्लान था 1897 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कांग्रेस ने डिफाइन किया था कि जो एम्प्लॉई है वो प्रॉफिट शेयरिंग में कंसीडर उनका पार्ट कंसीडर किया जाना चाहिए. राइट, कि जितना भी कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी उसका कुछ पार्ट जो है वो एम्प्लॉयज को भी मिलना चाहिए. राइट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग sorry, to secure employees cooperation and maintain industrial harmony. उनकी लॉयल्टी को प्रमोट करना, उनके एफर्ट्स को इंक्रीज करना, प्रमोट करना, उनमें यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट लेकर आना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग. देयर आर सम एडवांटेजेस, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है. दीज आर द डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट आ जाती है हमारी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स. राइट, कि इंडिविजुअल जो और जो ग्रुप परफॉर्मेंस होती है वो कहते हैं फाइनेंशियल टर्म में मेजर की जाती है. उनकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जाता है इन मनी और कैश and it has a great impact on motivation as a symbol of accomplishment. right, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? सैलरी, प्रीमियम, रिवॉर्ड, डिविडेंड मिला, उनको इनकम दी. राइट, ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? social and psychological attraction which encourages people to do the work efficiently and effectively. For example, delegation of responsibility, workers participation, उनकी ग्रोथ, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, गुड लीडरशिप एट्सेट्रा. राइट, सो दीज आर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव्स. पॉजिटिव इंसेंटिव्स मीन्स कि जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, एंड नेगेटिव इंसेंटिव मीन्स
जो उनको डीमोटिवेट कर रही हैं। Positive incentives means which prompt an individual to attain or excel the standards, whereas negative incentives are those with disagreeable factors in a work situation which an individual wants to avoid and strives to accomplish the standards required on his or her part. Right? Positive incentives like expected promotion, workers preference, competition with fellow workers. On the other hand, negative incentives क्या हो गए हमारे, fear of layoff, उनको discharge करना, उनकी salary को deduct करना. Right? Now, next आ जाता है, ये था हमारा इंसेंटिव का टॉपिक. अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रिंज बेनिफिट्स. कहते हैं एम्प्लॉयज आर पेड सेवरल बेनिफिट्स इन एडिशन टू वेजेस, सैलरी, अलाउंसेज एंड बोनस. उनको क्या बोला जाता है, फ्रिंज बेनिफिट्स बोला जाता है. एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडेड सेवरल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज सो दैट कि वो एम्प्लॉयर को मेंटेन कर सके एंड उनको मोटिवेट कर सके, उनका contribution increase कर सकें towards the company. Right? According to D. Belcher, fringe benefits are any wage cost not directly connected with the employee's productive effort, performance, service or sacrifice. Right? कि एक ऐसी वेज कॉस्ट होती है जो कंपनी बियर करती है बट वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती कि एम्प्लॉयज़ की कितनी प्रोडक्टिविटी है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है. राइट? ये कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. राइट? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स? फर्स्ट आ जाता है हमारा ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स. जैसे ओल्ड एज हो गया, रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं लाइक ग्रेचुटी होगी, प्रोविडेंट फंड्स हो गए. राइट? नेक्स्ट आ जाता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन. दीज बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय if they are not got ignored or die under the working condition and the sole responsibility is of the employer. Right? कि अगर किसी एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशंस में डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी साइट पे होगी, किसी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया, सो उस केस में उनको क्या किया जाता है, कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एम्प्लॉय सिक्योरिटी. रेगुलर वेज एंड सैलरी इज गिवन टू द एम्प्लॉय दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी. राइट? कि अगर उनको रेगुलर वेजेस एंड सैलरीज दी जा रही हैं सो उससे क्या होता है, उनको एक फीलिंग आती है सिक्योरिटी की. नेक्स्ट आ जाते हैं पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड. पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड लाइक कि एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसे डेज, कुछ ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि उनको उनका हॉलीडे, अगर वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड भी करने गए हैं तो भी उनको उस टाइम पीरियड के लिए पे किया जाएगा रेदर देन कि उनकी लीव कंसीडर की जाए. अंडर दिस कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स a worker is provided payment for the work that has been performed by him during holidays and also for the work done during odd shifts. Right? Compensatory holidays for the same number in the same month are given if the worker has not availed weekly holidays. Right? कि अगर उसने कभी भी वीकली हॉलीडेज नहीं ली होती तो उनको कॉम्पेंसेटरी हॉलीडेज दी जाती हैं. राइट? नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी एंड हेल्थ. अगर एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी एंड हेल्थ के अकॉर्डिंग उनको कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सो वो होते हैं हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स. सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स ऑल्सो टेकन केयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस एंड एक्सीडेंट्स. नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्थ बेनिफिट्स. कोई एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो प्रोवाइडेड मेडिकल सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल फैसिलिटी, क्लिनिकल फैसिलिटी, उनके रेगुलर चेकअप्स हो जाते हैं, उनके फादर मदर का कोई हॉस्पिटल की अलाउंसेस, उनको हॉस्पिटल अलाउंसेस पे किए जाते हैं. अगर कोई पर्सन का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है एट द साइट, एट द फैक्ट्री, राइट, सो उनको भी क्या किया जाता है, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है. So these are basically the fringe benefits that an organization provide to his employees. Clear? So this is it for today's video. आज की वीडियो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी. अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे डाउट वगैरह होता है
सो मेरी इसके रिगार्डिंग, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।